मेरी पत्नी मुझसे दूर भागती थी क्योंकि उसे लगता था कि मैंने उसके साथ न सिर्फ खुद गलत हरकत की है बल्कि दूसरों से भी करवाई है और अदालत के हुक्म पर मुझे उससे शादी करनी पड़ी। मैं बेकसूर था। मैं जब भी उससे पूछता कि मुझे सच्चाई बताओ, उस दिन क्या हुआ था, तो वो मुझे बुरा भला कहती और उस पर ऐसा दौरा पड़ता कि वो बेहोश हो जाती। एक दिन तंग आकर मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया और कहा कि मुझे सच सच बताओ। उसकी बात सुनकर मेरी आत्मा काँप गई क्योंकि उसके साथ तो मेरे माँ-बाप मेरी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन मजबूरन इस लड़की को स्वीकार करना पड़ा था। मैं एक बहुत ही अच्छी और पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए मेरे माँ-बाप ने मेरी शादी भी एक ऐसी ही लड़की के साथ करने का सोच रखा था, बल्कि पसंद भी कर चुके थे और मुझे भी उस लड़की पर कोई ऑब्जेक्शन न था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आशिका ने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे साथ ऐसा घिनौना खेल भी खेल सकती है। मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा था। मेरी शादी आशिका से हो चुकी थी, लेकिन मैं उसके साथ कभी भी रिश्ता नहीं बनाया था क्योंकि इस रिश्ते ने मुझे बदनाम करके रख दिया था। मैं उसे कभी भी इज़्ज़त नहीं देना चाहता था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैंने कितने एहसान किए थे, और भी कर देता, लेकिन जो बदनामी का धब्बा उसने मुझ पर लगाया था वो मैं सोच भी नहीं सकता था। जब मैं कमरे में आया तो वो एक सादा से कपड़ों में बैठी थी। चेहरे की रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी, आंखों के नीचे काले धब्बे थे। आज मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, उसके ऊपर होने वाले अत्याचारों की वजह से। जो मेरे दिल में कुछ दिन पहले हमदर्दी थी वो भी गायब हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। जब मैं उसके पास आया तो वो मुझे देखकर नज़रें चुराने लगी। मैंने कहा, शर्म नहीं आई तुम्हें मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उठकर खड़ी हो गई, अपना तकिया उठाया, सोफ़े पर रख दिया। इससे पहले कि वो सोफ़े पर जाकर लेटती, मैंने उसका कंधा पकड़ा। मैंने कहा, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। दुनिया के सामने तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन इस कमरे में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है। बताओ, क्यों मुझ पर इल्ज़ाम लगाया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसने अपने कंधे से मेरा हाथ हटाया और कहने लगी, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकती। मैं यूनिवर्सिटी में जाने के काबिल नहीं रहा था। लोग मुझे जाने क्या क्या कहने लगे थे। लड़कियां मुझसे डरने लगी थी, कहती थी, हम तो तुम्हें कितना शरीफ समझते थे, हमें नहीं पता था कि तुम इंसानी रूप में दरिंदे हो। ये सुनकर जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस घर आया तो मेरा गुस्से से बुरा हाल था। पहले तो मैं कमरे में गया, वो बेड की चादर बिछा रही थी। मैंने बेड की चादर पकड़ी और उसे बुरी तरह से मरोड़कर ज़मीन पर फेंक दिया। मैंने कहा, तुम जानती हो तुमने मेरे साथ क्या किया? आशिका, तुमने मुझे बर्बाद करके रख दिया है। मुझे तो कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। एक मर्द होते हुए मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया था। यूँ मेरी आंखों में आंसू झिलमिलाते हुए देखकर उसने फिर से मुझसे नज़रें चुरा ली थी। मैंने कहा, बताओ मैंने क्या किया था तुम्हारे साथ? कब मैंने तुम्हें बुरी नज़र से देखा था? कब तुम्हें अगवा किया था? कब तुम्हारे साथ ऐसी दरिंदगी की थी? मुझे मेरा कसूर बताओ। तो वो उसी नफ़रत से मेरी तरफ देख रही थी और बोली कि शीशे के सामने खुद को देखो, जवाब मिल जाएगा आपको। जो सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, क्या कसूर था मेरा? बस यही कि मैं आपको दोस्त समझती थी, आपसे बातचीत कर लिया करती थी, या फिर आप पर भरोसा करती थी। मुझे क्या पता था कि आप मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं, मुझे ऐसा ज़ख्म दे सकते हैं जिसकी भरपाई सारी ज़िंदगी नहीं हो सकती। ये नहीं समझना कि मैं चुप हो जाऊंगी और आपके जुर्म को अनदेखा कर दूंगी। जो कुछ आपने मेरे साथ किया मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। अगर मुझे आपके माँ बाप का ख्याल ना होता तो फांसी के तख्ते पर चढ़ा देती, शादी नहीं करती। और ये मत समझिएगा कि मैंने आपसे शादी अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए की है। मुझे आपकी शक्ल से भी नफ़रत है। मेरा बूढ़ा बाप अगर मेरे सामने हाथ न जोड़ता तो मैं कभी भी आपसे शादी ना करती। उसकी बातों ने जैसे मुझे हैरान करके रख दिया था। मैंने कहा, तुम होश में तो हो? मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगा? वो कहने लगी, यही तो मैं नहीं जानती कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपको भाई कहती थी, इस शब्द की ही इज्जत रख लेते। मैं तो उस लड़की के झूठ पर हैरान था। उसके साथ जो कुछ हुआ यकीनन बहुत गलत हुआ था, लेकिन अभी भी वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी। वो कैसे मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल सकती थी, और वो भी इतने विश्वास से कि मुझे खुद में मुजरिम लगने लगा। वो आंसू बहा रही थी। मैंने कहा, देखो तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, मैं जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तन्हाई में भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाओ।
यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा सिर्फ भगवान है। भगवान की सौगंध खाकर कहो कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है। लेकिन वो कहने लगी, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मेरे साथ हुई ज़्यादती के ज़िम्मेदार आप हैं। जो कुछ भी किया गया आपकी वजह से किया गया। आपने किया और दूसरों से करवाया। शर्म नहीं आई आपको? ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही। उसकी बात ने मुझे हैरान करके रख दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कौन सच्चा और कौन झूठा। अगर वो सच्ची थी तो झूठा तो मैं भी नहीं था। ये कैसे मुमकिन था कि मैं उसकी बात को मान लेता? मैंने कहा कि मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ ये सब किसने किया, लेकिन मेरा इससे कोई भी संबंध नहीं है। मैं तो अपनी बहन की शादी की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा था। जब यूनिवर्सिटी पहुंचा तो पता चला कि तुम यूनिवर्सिटी से गांव चली गई हो। वो कहने लगी, मैं जानती हूँ आपकी बहन की शादी थी। मैंने सबको यही बता रखा था कि आपकी बहन की शादी है, लेकिन असल खेल आपने उसी बीच मेरे साथ खेला। आपको शर्म भी नहीं आई एक लड़की के साथ ऐसा सब कुछ करते हुए? मुझे तो आपकी शक्ल देखकर गुस्सा आने लगता है। आपसे घिन महसूस होती है, नफरत का एहसास होता है। भगवान के लिए मुझे अपनी शक्ल मत दिखाया करें। काश कि मेरा बाप मुझे मजबूर ना करता तो मैं कभी भी आपसे शादी ना करती। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपसे कितनी नफरत करती हूँ। उसकी बात मेरे लिए हैरान करने वाली थी। मैं कमरे से बाहर निकल गया, ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। हालांकि मैं ऐसी चीज़ों के पास तक नहीं जाता था, लेकिन इस समय परेशानी की हालत में था। एक तो वो लड़की मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही थी, ऊपर से रो रो कर मुझसे नफ़रत का इजहार भी कर रही थी। पता नहीं सच क्या था और क्या नहीं, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा था बहुत गलत हो रहा था। उस लड़की ने रो रो कर मेरी माँ को भी यकीन दिला दिया। वो भी मुझे शक भरी नज़रों से देखने लगी। उन्हें भी ये लगने लगा कि जैसे वो लड़की सच्ची है और मैं झूठा हूँ। हालांकि मेरी माँ को मुझ पर बहुत भरोसा था, लेकिन एक बार मुझसे कहने लगी, मुझे अफसोस है, तुमने जो कुछ भी आशिका के साथ किया अच्छा नहीं किया। तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी एक लड़की के साथ इतना घटिया खेल खेलने की, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की? मैंने कहा, माँ आप उस लड़की पर विश्वास कर रही हैं, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? अपने खून पर भरोसा नहीं, अपनी परवरिश पर शक है? ये कहना था कि मेरी माँ ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा था। वो कहने लगी, मेरी परवरिश पर जो शर्मिंदगी का तमाचा तुमने मारा है मैं सोच भी नहीं सकती। फिर कहने लगी, ऐसा करो कि तुम यहाँ से चले जाओ। जब जब मैं तुम्हें देखती हूँ मेरा खून खौलने लगता है या रोना आने लगता है कि आखिर मैंने कहाँ गलती कर दी। तुम्हारे दोनों बड़े भाई अपने घरों में खुश हैं और कभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मेरे लिए शर्मिंदगी का कारण बने हों, लेकिन तुम्हारी इस हरकत ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया है। मैं अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रही। मुझे तो तुम पर गर्व था, लेकिन इस लड़की ने जो कुछ मुझे बताया है, मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हें पैदा किया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं ये साबित कर सकता कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा, माँ आप मेरा डीएनए टेस्ट करवा लें, आपको सब कुछ सच पता चल जाएगा। लेकिन उसके साथ सिर्फ तुमने गलत नहीं किया था, बल्कि उसके साथ दूसरों से भी ज्यादती करवाई थी। अब तुम डीएनए से क्या साबित करना चाहते हो? ये तो सिर्फ तभी संभव होता अगर इसके साथ ज्यादती सिर्फ तुमने की होती। लेकिन जो कुछ तुमने इस लड़की के साथ किया है मेरी सोच से बाहर है। मेरा दिमाग तो चकराने लगा था। मैं सबकी नज़र में बुरा बन चुका था, इसलिए मेरा जी चाह रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ। मैं बहुत परेशान था, कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने इन हालात से तंग आ चुका था जो मुझे ही दोषी ठहरा रहे थे। सोचा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, और कर भी क्या सकता था। और ना ही मैं इस तरह के हालात में रह सकता था। मैं पागल हो जाऊँगा। मैंने घर वालों से कहा कि आपको लगता है कि मैं दोषी हूँ तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरी ये बात सुनकर वो मुझे गुस्से से देखने लगे। कहने लगे, कहाँ चले जाना चाहिए? मैंने कहा, माँ मैं अपने आप को सच्चा साबित करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं इस माहौल में नहीं रह सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी और शहर में चला जाऊँ, किसी ऐसी जगह पर जहाँ कोई मुझे ना जानता हो। वो कहने लगे, ठीक है जहाँ चाहे जाओ, लेकिन अपनी पत्नी को साथ लेकर जाना। मैंने कहा, माँ मैं किसी को भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, आप इसे अपने पास रखिए, मैं इसका खर्चा आपको भेजता रहूँगा। वो कहने लगी, नहीं तुम जहाँ जाओगे इसे साथ लेकर जाओगे ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। मजबूरन मुझे उसे अपने साथ ले जाना पड़ा। वो राज़ी ना थी। मैं हैदराबाद आ चुका था, वहाँ एक छोटा सा कॉटेज लिया था और पास ही किसी स्कूल में पढ़ाने लगा। कुछ ट्यूशन भी लगा ली थी। वहाँ कोई मुझे नहीं जानता था, इसलिए मेरे लिए नौकरी ढूंढना आसान हो गया था। लेकिन जब घर आता तो आशिका मुझसे अकेले में भी डरती थी। जब भी मुझे देखती खुद को कमरे में बंद कर लेती, जैसे कि मैं उसे बर्बाद करके रख दूंगा। पता नहीं क्यों मैं अपने अंदर बहुत ज़्यादा घुटन फील करने लगा था।
मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। वो खाना बनाकर किचन में रख देती थी। खाना मुझे खुद गर्म करना पड़ता था। कॉटेज में 2 कमरे थे और एक बाहर एक छोटा सा लॉन बना हुआ था। मैं खाना गर्म करके खा के अपने कमरे में चला जाता। घर का हर ज़रूरत का सामान लाकर किचन में रख देता और उसके कपड़े वगैरह भी लाउंज में लाकर रख देता था। वो घर की सफाई करती थी। मेरे भी कपड़े प्रेस किए हुए मुझे अलमारी में मिलते थे। कमरा भी साफ मिलता था। लेकिन ये कोई ज़िंदगी तो नहीं थी जो हम दोनों जी रहे थे। पता नहीं कौन से जुर्म की सज़ा थी जो मैं काट रहा था और कौन सी तकलीफ़ थी कि वो सह रही थी। मुझे असली अपराधी को पकड़ना था और ये तभी मुमकिन था जब आशिका मुझसे बात करती। एक बार मैं सोच कर आया था कि आज इससे बात किए बगैर नहीं रहूँगा। इससे पूछूंगा कि इसके साथ क्या हुआ था। कोई ना कोई सुराग तो मेरे हाथ ज़रूर लगेगा। खाना खाने के बाद मैंने उसके कमरे का दरवाजे पर दस्तक दी। वो कहने लगी, क्या काम है आपको? मैंने कहा, बाहर आओ, तुमसे बात करनी है। वो कहने लगी, जी नहीं, मैं आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मैंने कहा, आशिका, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ तो मैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। देखो, मैं तुम्हारा दोषी नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि इससे बड़ी और कोई सौगंध नहीं है दुनिया में जो खाकर मैं तुम्हें विश्वास दिलवाऊँ। हो सकता है जो कुछ हुआ वो करने वाला कोई और हो और मेरा नाम इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब तुम मुझे सब कुछ बताओगी। वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ, वो आप हैं, आप ही थे। मैंने कहा, दरवाज़ा खोल रही हो या मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर आऊँ? वो कहने लगी, मुझे पता था आपके अंदर का छुपा हुआ जानवर ज़्यादा देर सब्र नहीं कर सकेगा। आप मुझे अपना असली रूप ज़रूर दिखाएंगे। अपने घर वालों के सामने सीधे बने बैठे थे। मैं जानती थी कि आप ज़्यादा देर तक मुझे वहाँ नहीं रखेंगे। किसी न किसी बहाने से वहाँ से लेकर कहीं और ले जाएंगे। और वही हुआ। और यहाँ आकर जब आपको पता है कि मैं पूरी तरह आपकी कैद में आ चुकी हूँ तो आपके अंदर का जानवर फिर से जाग उठा। ये सुनकर तो मुझे उस पर इतना गुस्सा चढ़ा कि मैं बता नहीं सकता। मैंने दरवाज़ा बुरी तरह से धड़धड़ा कर रख दिया। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो, मैं कब से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। बिना सोचे समझे तुम्हारे जो जी में आ रहा है तुम कहती चली जा रही हो। तुमने मेरी माँ को मेरे बारे में ना जाने क्या उल्टा सीधा बता दिया और अब भी बिना सच जाने जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। आशिका, दरवाज़ा खोलो, या तो आज तुम मुझे सच बताओ या फिर मैं वाकई जानवर बन जाऊँगा। मेरे इस तरह दरवाज़ा खटखटाने के से कमरे के अंदर से उसकी सिसकियों की आवाज़ आने लगी। वो कहने लगी, भगवान के लिए मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि मैं तुम्हारी हवस का निशाना बन सकूं। अगर अब आपने मेरे साथ ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, पंखे से लटक कर अपनी जान दे दूँगी, मर जाऊँगी, मगर दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। उसकी बात सुनकर, उसकी सिसकियाँ सुनकर मैंने हार मान ली थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया और अपने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। कुर्सी पर बैठकर अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लिया। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी लेकिन संडे नहीं था, इसलिए मैं स्कूल नहीं गया था। कमरा मेरा बंद था। वह समझी कि शायद मैं जा चुका हूँ। कमरे की सफाई करने मेरे कमरे में आई, लेकिन मुझे देखकर उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उसने जैसे ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला, मुझे बेड पर बैठा देखकर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई थीं। फ़ौरन ही कमरे का दरवाज़ा दोबारा से बंद कर दिया। मैं तेज़ी से उठा, अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। इससे पहले कि वो अपने कमरे में जाकर खुद को बंद करती, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हाथ छुड़ाने लगी, कहने लगी, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नहीं आना तुम्हारे पास, मुझे तुमसे डर लगता है। मैंने कहा, लगता है तो लगता रहे, लेकिन आज तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम मुझे सारी बात नहीं बता देती। कमरे में ले जाकर मैंने उसे बेड पर बिठा दिया। कमरे का दरवाज़ा बंद किया तो वो रोने लगी। कहने लगी, भगवान के लिए मेरे पास मत आना, मुझे हाथ मत लगाना। ऐसा करो, मेरा गला दबाकर मुझे मार डालो, वरना मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। मैं उसके पास गया। वो फ़ौरन वहाँ खड़ी हो गई। मैंने उसे कंधे से पकड़ा और दोबारा बेड पर बिठा दिया। खुद भी उसके सामने बैठ गया। अभी तक उसका हाथ मेरे हाथ में था। मुझे बताओ, क्या हुआ था उस दिन? कैसे कह सकती हो कि मैंने ये सब किया? वो कहने लगी, आपकी आवाज़ मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ और वो आप ही थे। मैंने कहा, इसका मतलब तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा? वो कहने लगी, नहीं, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, वरना चेहरा भी देख लेती। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, बिना देखे तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। वो कहने लगी, आपने खुद बताया था कि आप सिद्धार्थ हैं। मैंने कहा, कोई भी तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देगा और कहेगा कि मैं सिद्धार्थ हूँ और वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर जाएगा तो तुम समझोगे कि मैंने किया था। वो कहने लगी कि वो आपकी आवाज़ थी। मैंने कहा, शट अप, जिस कदर तुम बेवकूफ़ लड़की हो। तुम्हें अगर कोई भी सिद्धार्थ कहेगा तो तुम्हें आवाज़ भी वही लगेगी। मेरी बात सुनकर वो चुप सी हुई थी।
मुझसे नज़रें चुराने लगी। मैंने कहा, अब तुम बताओगी तुम्हारे साथ हुआ क्या था? वो जो कोई भी है, मैं तुम्हारे सामने उसे लाकर खड़ा कर दूंगा, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब तुम मेरा साथ दो। वो चुपचाप पहले मुझे देखती रही, फिर रोने लगी। कहने लगी, मैं यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के साथ ही कैंटीन में बैठी बातें कर रही थी। आप 2 दिन से नहीं आ रहे थे और मुझे ये भी नहीं पता था कि आपकी बहन की शादी है। फिर कहने लगी कि एक लड़की मेरे पास आई और कहने लगी कि सिद्धार्थ, तुम इंग्लिश लिटरेचर डिपार्टमेंट में रूम नंबर 6 में बुला रहा है, कह रहा है कि तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उस लड़की ने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ होने के बाद ही आना। उसने कहा था कि तुम मुझसे आकर मिलना, उसे बहुत ज़रूरी काम है। मैं हॉस्टल जाने के बजाय इंग्लिश लिटरेचर डिपार्टमेंट में चली गई और जैसे ही रूम नंबर 6 का दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर गई तो एक काले रंग का कपड़ा मुझ पर डाल दिया गया और उस कपड़े में कुछ ऐसी स्मेल थी जिसे सूंघते ही मैं बेहोश हो गई। वो कहने लगी, फिर मुझे जब होश आया तो मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, मेरे दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे गए थे। और ये कहने के बाद वो रोने लगी। कहने लगी, मैं नहीं जानती वो कौन था, आप थे या कोई और फिर उसने यही कहा कि मैं सिद्धार्थ हूँ। फिर कहने लगा, मुझे तुम शुरू से ही अच्छी लगती हो, पर अपनी शराफत को दुनिया के सामने साबित करने के लिए मैंने अपनी फीलिंग्स पर काबू करके रखा हुआ था। अब मैं तुमसे अपनी इच्छा भी पूरी करूँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सब लोग मुझे शरीफ समझते हैं। अगर तुमने मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो मैं दोबारा तुम्हें अगवा कर लूँगा। वो कहने लगी कि मैं चिल्लाती रही, चीखती रही, यही कहती रही कि भगवान के लिए मेरे साथ ये सब मत करो, मैं तो तुम्हें भाई समझती थी, लेकिन उस इंसान ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। वो अपनी दरिंदगी दिखाता रहा। मेरी ना तो आंखों की पट्टी को खोला गया था, ना ही मेरे बंधे हाथों को खोला गया था। ना जाने कितने दिन तक मैं वहीं कैद रही। मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाता था। मेरे पास आने वाला एक मर्द नहीं था। कभी कोई पुलिस वाला होता जो कहता कि उसे सिद्धार्थ ने भेजा है ताकि उस पर कोई भी केस ना कर सको, इसलिए कभी भी केस करने की कोशिश मत करना। मुझे डराया जाता था। और उसके बाद वो रोने लगी। कहने लगी, मेरा जी चाहता था कि मैं मर जाऊं। पता नहीं मुझे कितने दिन तक इसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया, और जब उन्हें ये लगने लगा कि अब मैं मर जाऊंगी तो मुझे गाड़ी में बिठा कर ना जाने कहाँ फेंक दिया गया। जब मुझे होश आया, मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी और सामने मेरे पापा थे जो रो रहे थे। आपको देखकर मेरा जी चाहा कि मैं आपका गला दबा दूं और आपको जान से मार डालूं। जब पुलिस वालों ने मुझसे पूछा तो मैंने आपकी तरफ इशारा कर दिया। आपके माँ बाप ने आपको छुड़वाने के लिए बड़े बड़े वकील किए थे। मेरे पापा कहने लगे कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें इज्जत की ज़िंदगी मिल जाएगी, वरना वो वकील तुम्हें झूठा साबित कर देंगे। मेरे बाप ने मेरे आगे हाथ जोड़े और मैं मजबूर हो गई, वरना मैं आपसे शादी ना करती। मैंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई आदमी जो तुम्हारी आंखें बांध कर, हाथ बांध कर तुम्हारे साथ ज्यादती करेगा, वो क्या तुम्हें अपना नाम ठीक से बताएगा? क्या तुमसे शादी करेगा? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसने तुम्हारे साथ बदला तो ले लिया, लेकिन मुझे बदनाम भी किया है। तुम्हारे सामने मेरा नाम लेने की उसका यही मकसद था कि वो मुझे बदनाम कर सके। अब ये सोचना है कि वो इंसान कौन है। मैं सोचने लगा कि ऐसा कौन है जो पुलिस वालों से भी ये सब गलत काम करवा सकता था। मेरे दिमाग में आया कि शायद वो ही लड़का हो जो आईजी का बेटा था, जिसे आशिका ने थप्पड़ मारा था। ज़रूर वो अपना बदला लेने के लिए इस इंतज़ार में था कि कब मैं यूनिवर्सिटी से गायब हूँ और वो ये सब करके मेरा नाम इस्तेमाल कर सके, क्योंकि मैंने उसे उस समय धमकियाँ दी थी और वो उस टाइम इसलिए पीछे हट गया था कि उस पर शक न हो और वो अपना बदला ले सके। उसने मेरा नाम इसलिए इस्तेमाल किया कि ताकि मैं बदनाम हो जाऊं। मेरे बहुत से दोस्त ऐसे थे जिनका संबंध बदमाश लड़कों से भी था। मेरे एक इशारे पर उस लड़के को अगवा कर सकते थे और मैंने यही किया था। मैंने अपने दोस्तों से बात करके उसे अगवा किया, उसे गलत जगह पर रखा और उसकी भी आंखें बंद की, पीछे से हाथ बांधे और उसे मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि सच बताओ कि तुमने सब किसके कहने पर किया, और उसे मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा, सच बताओ कि तुमने आशिका के साथ क्या किया था और मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया। जितनी पिटाई उसकी मैं कर चुका था, उस लड़के ने सच बोलना शुरू किया और मैंने उसकी वीडियो बना ली। वो अपना हर जुर्म कबूल कर चुका था कि उसने ये सब कुछ बदला लेने के लिए ही किया था, क्योंकि आशिका ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था और कोई भी मर्द अपने मुंह पर थप्पड़ बर्दाश्त नहीं करता, ख़ास तौर पर इस तरह का आवारा लड़का जिसे अपने बाप की पोस्ट का घमंड हो। सिर्फ खुद आशिका के साथ ज्यादती नहीं की थी, बल्कि अपने कई दोस्तों को भी अपने साथ मिला लिया था। वो अपने दोस्तों के नाम भी बता चुका था। मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस के सामने भी वो अपना जुर्म कबूल कर चुका था। उसकी वीडियो मैंने वायरल कर दी, इसलिए पुलिस को मजबूरन उसे गिरफ्तार भी करना पड़ा
और अदालत को उसे सज़ा देनी पड़ी। ये सब देखकर आशिका बहुत शर्मिंदा थी। कहने लगी, मैंने आपको बहुत गलत समझा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी बात है कि तुम्हें यकीन तो हो गया। वो कहने लगी कि आप चाहें तो मुझे छोड़ सकते हैं, मैं अपने पापा के पास वापस चली जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझ जैसी लड़की के साथ कोई भी आदमी शादीशुदा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मैंने कहा कि क्यों नहीं गुजार सकता, इसमें तुम्हारा कोई दोष तो नहीं। मेरा मकसद तुम्हें इंसाफ दिलाना था, जो मैंने दिलवा दिया, लेकिन मैं तुम्हें डाइवोर्स देकर बेसहारा छोड़ना नहीं चाहता। जब मैंने कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया है और उस समय दिया है जब तुम्हारा कुछ नहीं लगता था, तो अब कैसे छोड़ सकता हूँ। अब तो तुम मेरी बहुत कुछ लगती हो। मेरी बात सुनकर आशिका कहने लगी, इतने अच्छे भी मत बनिए कि मुझे आपसे शर्मिंदा होना पड़े। मैंने कहा, तुम मुझसे प्यार कर सकती हो, शायद बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं उस लड़की को बेसहारा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसे अपना लिया, उसे मोहब्बत दी और उसका अधिकार भी, क्योंकि एक मर्द को ये शोभा नहीं देता कि वो एक ऐसी लड़की को बेसहारा छोड़ दे जिसे अपनाने के लिए कोई भी तैयार ना हो। और शायद इसकी वजह मेरे माँ बाप की परवरिश, ये मेरी शराफत और आशिका से हो जाने वाली मोहब्बत थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।